अब आपको अपने देश की राजनीति दिखाते हैं। कुछ दिन पहले तक आपने देखा महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है मराठी को लेकर, अब बिहार में राजनीति चल रही है और पिछले कुछ दिनों से बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे को लेकर जबरदस्त राजनीति हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में सही मतदाताओं की पहचान के लिए चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को आजकल अपडेट कर रहा है और इस प्रक्रिया का नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और इसके पीछे चुनाव आयोग का उद्देश्य है मतदाता सूची में उन्हीं लोगों को शामिल करना जो भारत के नागरिक हैं। इस मुद्दे को आप समझिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि भारत के चुनावों में अगर घुसपैठिए भी वोट डाल रहे हैं तो क्या होगा? अगर इन घुसपैठियों के वोटों को हम काट दें तो हो सकता है बहुत सारी सीटों के चुनावी नतीजे पलट जाएं। और यह हमारे चुनाव में कितनी बड़ी मिलावट है कि कुछ लोग जो नागरिक भी नहीं हैं, जो बाहर से लाए गए हैं, वो हमारे देश में चुनाव में वोट डाल रहे हैं। इस मिलावट को दूर करना बहुत आवश्यक है। जब हम कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हमारे देश में होता है, और अगर किसी को यह पता चले कि यह चुनाव मिलावटी है, इस चुनाव में ऐसे ऐसे लोग वोट डाल रहे हैं जो भारत के नागरिक ही नहीं हैं, तो क्या होगा? इसलिए हमारे जो वोटर लिस्ट है उसका शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। उसमें से इस मिलावट को हटाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिनका बिजनेस मॉडल ही यही है। इसलिए कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जैसे कई विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बिहार में वोटर्स के खिलाफ साजिश कर रहा है। आज हम आपके लिए बिहार में इस वोटर वेरिफिकेशन का एक फैक्ट चेक करेंगे और आपको इस पूरे विवाद का सच बताएंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर भारत में सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार है तो इस बात से कुछ नेताओं को, कुछ राजनीतिक पार्टियों को परेशानी क्यों हो रही है। अगर वोटर लिस्ट में घुसपैठियों को जगह नहीं मिलती तो इस बात से कुछ नेताओं को तकलीफ क्यों है। और आज हम चुनाव आयोग के खिलाफ चल रहे इस दुष्प्रचार अभियान को आपके लिए डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बिहार की आज की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां आज इसी वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में एक बंद बुलाया गया था। इस बंद में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल समेत महागठबंधन की दूसरी पार्टियां भी शामिल थीं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इसमें हिस्सा लेने के लिए खास तौर पर आज पटना पहुंचे और राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव समेत और भी कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पटना में चुनाव आयोग के दफ्तर तक एक विरोध मार्च निकाला। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर पुलिस ने पहले तो बैरिकेडिंग कर रखी थी पहले से ही। कई कार्यकर्ताओं ने इस पर चढ़कर इसे तोड़ने की कोशिश की। पुलिस लगातार कार्यकर्ताओं से अपील करती रही कि इस बैरिकेडिंग के बाद आगे न जाएं और इस दौरान कुछ नेताओं और पुलिस के बीच बहस हुई। और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान की एक तस्वीर भी आज चर्चा का विषय बनी हुई है और वो तस्वीर ये है कि जिस ट्रक पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सवार थे, उस ट्रक पर कांग्रेस के नेता और बिहार में कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार भी जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। एक और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी इस ट्रक पर सवार होना चाहते थे ताकि वो भी राहुल गांधी के साथ खड़े होकर अपनी फोटो खिंचवाएं। वो भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ खड़े दिखाई दें, इससे वो भी बड़े नेता बनेंगे। लेकिन पप्पू यादव को भी ऊपर नहीं जाने दिया गया और कन्हैया कुमार को भी ऊपर नहीं जाने दिया गया। यानी ये दोनों ही नेता चाहते थे कि ये भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ जाकर खड़े हों, इनकी भी तस्वीरें बने, वीडियोस बने, इनके कार्यकर्ताओं को भी अच्छा लगेगा और लोगों को पता चलेगा कि इनकी भी कितनी सक्रिय भूमिका रही है। और कोई भी नेता ये क्यों नहीं चाहेगा कि वो अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ मंच शेयर करे। इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है। हमारे देश में राजनीति ऐसी ही है। पप्पू यादव के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग पप्पू यादव के लिए काम करते हैं, वो बिल्कुल ये चाहेंगे कि राहुल गांधी उन्हें अपनी बगल में लाकर खड़ा करें, उन्हें सम्मान दें, उनके साथ फोटो खिंचवाएं। बिहार की सारी जनता देखे कि पप्पू यादव आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। इसी प्रकार से कन्हैया कुमार भी क्यों नहीं चाहेंगे कि वो अपने गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं के साथ खड़े हैं,
उन्हें भी अपने समर्थकों को जवाब देना है, उन्हें भी लोगों को बताना है कि वो भी कांग्रेस पार्टी में स्टार प्रचारक हैं, उनका सम्मान होता है, उन्हें बाकायदा बड़े नेताओं के साथ खड़े रहने का मौका मिलता है। लेकिन ये मौका आज इन दोनों नेताओं से छीन लिया गया, इन्हें एक प्रकार से अपमानित किया गया। और आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोनों ही बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के जो सुरक्षा गार्ड हैं, उन्होंने दोनों को रोक दिया और कह दिया कि आप ऊपर नहीं जा सकते, आप इस मंच पर अलाउड नहीं है। तो ये एक प्रकार से इन दोनों नेताओं का अपमान किया गया है। अब ये भले ही इसे अपमान ना माने, भले ही दुनिया के सामने तो ये कहना ही पड़ेगा कि ये कोई अपमान नहीं है, हम तो फिर भी साथ ही हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। और वोटर वेरिफिकेशन को लेकर आखिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को समस्या क्या है? इस पूरे विवाद पर बीजेपी तो यह कहती है कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल इस पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वोटर वेरिफिकेशन के विरोध को लेकर पटना से बहुत सारी तस्वीरें आई हैं। राहुल गांधी ये कहते हैं कि इस वोटर वेरिफिकेशन के बहाने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है, ऐसे वोटर्स का नाम हटा दिया जाएगा जो कि इनके वोटर हैं, और चुनाव आयोग इस मामले में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा है, ये इनके आरोप हैं। लेकिन अब आप सुनिए कौन क्या कहता है और आज दिन भर पटना की सड़कों पर क्या होता रहा। गरीबों का वोट छीनने का तरीका है ये, और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। ये साजिश है आप लोगों के वोट को जो मजदूरी करके बाहर गया है, नौकरी के लिए बाहर गया है बिहार के, तो बिहार से लगभग 4.5 करोड़ लोग पढ़ाई करते हैं, दूसरे राज्यों में पढ़े जाते हैं, उनके नाम को करने की तैयारी हो रही है। क्या लोग चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में वो लोग रहें जिनको नहीं रहना चाहिए, जो घुसपैठिए हैं? संकेत यही है कि जो भी गलत तरीके से वोटर बन गया उसके कंधों पर ये अपनी सियासत करना चाहते हैं। तो आपने देखा हमारे देश में अब जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होता है, राजनीति करनी होती है, नेताओं को सड़कों पर उतरना होता है अपने समर्थकों के साथ, तो बिना तोड़ फोड़ के कोई विरोध प्रदर्शन पूरा नहीं होता। बिना टायर जलाए, बिना हिंसा किए, बिना तोड़ फोड़ किए, बिना धक्का मुक्की किए ऐसा लगता है कि भारत में राजनीति हो ही नहीं सकती। और इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है आम आदमी को, उसी आम आदमी को जिसके वोट के लिए ये सारे लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं। उसी आम आदमी को तकलीफ में डालकर, उसके लिए सड़कों को बंद करके, उसकी दुकानों को बंद करके, उसके दफ्तरों को बंद करके, उसकी रोजी रोटी पर लात मारकर, ये सुनिश्चित करके कि वो 1 या 2 दिन अपने काम पर ना जा पाए, उसके पैसे का नुकसान करके, उसकी सहूलियत का नुकसान करके, तब ये सारे नेता फिर उससे कहते हैं कि हमें वोट दीजिए। ये जो तरीका है राजनीति का, अब इसे बदलने का समय आ गया है। बिना ये आगजनी किए हुए, बिना ये टायर जलाए हुए, बिना दुकानों को बंद करवाए हुए, बिना सड़कों को बंद कराए हुए भी अपनी बात कही जा सकती है। लेकिन इस पर हमारे देश के लोगों को पहले अपना फैसला लेना होगा। और जिस दिन हमारे देश के लोग इस प्रकार के विरोध प्रदर्शनों से प्रभावित होने बंद हो जाएंगे, उस दिन ऐसे विरोध प्रदर्शन भी रुक जाएंगे।
अब बड़ा मुद्दा देखिए क्या है। सही वोटर लिस्ट किसी भी मजबूत लोकतंत्र के लिए सबसे अनिवार्य है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान चलाया जा रहा है तो इसका समर्थन करने के बजाय इस पर इतनी सियासत क्यों हो रही है? अगर वोटर लिस्ट में घुसपैठियों की एंट्री रोकी जा रही है तो इससे किसके राजनीतिक हितों को नुकसान पहुंच रहा है? इस विवाद पर आज चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है और संविधान के अनुच्छेद 326 का जिक्र किया है। संविधान के आर्टिकल 326 के मुताबिक भारत में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर कराए जाएंगे। अब वयस्क मताधिकार का मतलब है कि हर एक भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है उसे चुनाव में वोट डालने का पूरा अधिकार है। हालांकि अपराधियों के अलावा चुनाव में भ्रष्टाचार करने वालों या मानसिक तौर पर अस्वस्थ लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित किया जा सकता है और यह अपवाद इसलिए है ताकि केवल सही नागरिक ही मतदाता बने। इसी अनुच्छेद को आधार बनाकर चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को बिहार में वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन का आदेश जारी किया और 25 जून से चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट को अपडेट करने का कैंपेन शुरू कर दिया। पिछले 15 दिनों में ही चुनाव आयोग को वहां के वोटर्स से 57% फॉर्म्स भरकर मिल चुके हैं। चुनाव आयोग की टीम घर घर जाकर वोटर्स की पुष्टि कर रही है और करेगी और यह तय करेगी कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में सिर्फ भारत के ही नागरिक हों और कोई भी घुसपैठिया या विदेशी इस लिस्ट में शामिल न हो। चुनाव आयोग ने नए वोटर्स को अपनी पहचान साबित करने के लिए 11 दस्तावेजों की एक सूची जारी की है, जिसमें कोई एक दस्तावेज दिखाकर कोई भी नया वोटर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और ये दस्तावेज क्या हैं? इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड जैसे पहचान पत्र को शामिल नहीं किया गया है। आपके समझने की बात यह है, इन दस्तावेजों को नहीं माना जाएगा। चुनाव आयोग कहता है कि इस तरह के दस्तावेज पहचान का प्रमाण तो हैं, लेकिन इससे आपकी नागरिकता साबित नहीं होती। विपक्षी पार्टियां इसी को बड़ा मुद्दा बना रही हैं। उनका तर्क यह है कि नागरिकता तय करना सरकार का काम है, चुनाव आयोग का नहीं। और कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां यह कहती हैं कि चुनाव आयोग ऐसा करके करोड़ों मतदाताओं के नाम इस लिस्ट से हटाना चाहता है। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। इसमें चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है और इन याचिकाओं पर कल सुनवाई हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए क्या कैंपेन चलाया जा रहा है। देखिए, इस पर राजनीति तो बहुत हो रही है, आपने भी बहुत कुछ सुन लिया होगा, लेकिन आपके पास तथ्य अभी तक नहीं पहुंचे होंगे। तथ्य क्या है? चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी अंग्रेजी में SIR कैंपेन के 2 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य, वोटर लिस्ट में सिर्फ वैध और योग्य वोटरों के नाम रखे जाएं, जो सही वोटर हैं उनका नाम ही इसमें होना चाहिए। और दूसरा, फर्जी वोटर, मृत या फिर अवैध वोटरों के नाम इससे हटा दिए जाएं। और इसके लिए बूथ लेवल एजेंट घर घर जाकर वोटर्स से उनके फॉर्म भरवा रहे हैं। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है 25 जुलाई और 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी। अगर किसी का नाम इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो 1 अगस्त से 1 सितंबर तक अपनी आपत्तियां और अपने दावे दर्ज करा सकता है और फिर 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इस कैंपेन में बिहार के सभी लोगों को शामिल होना है, यानी जो वोट डालना चाहता है उसको तो जरूर शामिल होना है। और जिनका नाम पहले से ही वोटर लिस्ट में है उन्हें भी वोटर लिस्ट में जुड़ने के लिए फिर से आवेदन करना होगा। और जिनका नाम अभी इस लिस्ट में नहीं है या इस लिस्ट में जुड़ने वाला है वो लोग तो इसके लिए आवेदन करेंगे ही। हालांकि जिन वोटरों का नाम वर्ष 2003 की लिस्ट में शामिल था उन्हें सिर्फ एक फॉर्म भरना है और उसके साथ कोई दस्तावेज नहीं देना है। बिहार में इससे पहले वर्ष 2003 में इसी प्रकार का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हुआ था, इसलिए उसे इस साल का भी इस 2003 को आधार बनाया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार के लगभग 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स में से करीब 4 करोड़ 96 लाख वोटर्स का नाम वर्ष 2003 की इस वोटर लिस्ट में शामिल है।
यानी बिहार के करीब 60% वोटरों को तो कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 60% वोटरों का नाम 2003 की लिस्ट में पहले से ही शामिल है। बाकी बचे हुए लगभग 2,94,00,000 वोटर्स से भी, जिनके माता पिता का नाम अगर वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में है, तो उन्हें भी अलग से कोई दस्तावेज नहीं देना। यानी अगर किसी के माता पिता का नाम है 2003 की लिस्ट में, तो उसे कोई दस्तावेज नहीं देना, सिर्फ फॉर्म भरना है। हालांकि जिन लोगों के माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, उन्हें जरूर 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज देना होगा। अब वो 11 दस्तावेज क्या है वो भी बताएंगे। अब आपको ये बता रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए आपको किन दस्तावेजों में से एक की आवश्यकता पड़ेगी। चुनाव आयोग ने जिन 11 दस्तावेजों की लिस्ट जारी की है वो हैं सरकारी कर्मचारी या पेंशनर का पहचान पत्र, बैंक, डाकघर, LIC या किसी सरकारी संस्थान का आइडेंटिटी कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आपका पासपोर्ट, आपकी शिक्षा का कोई भी सर्टिफिकेट, आपका स्थायी निवास का प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र, जमीन या घर की रजिस्ट्री के दस्तावेज, आपका फैमिली रजिस्टर या वन अधिकार प्रमाण पत्र यानी फॉरेस्ट राइट्स सर्टिफिकेट, और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये भी, हालांकि ये बिहार में अभी लागू नहीं है। अब अगला सवाल यह है कि चुनाव आयोग के डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आधार कार्ड और राशन कार्ड को क्यों नहीं रखा गया। तो आधार कार्ड और राशन कार्ड आपकी पहचान के सबूत तो हैं, लेकिन आपकी नागरिकता को साबित नहीं करते, और ये बात आपके आधार कार्ड पर भी लिखी हुई है। अब आपको बताते हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पहले भी हो चुकी है, लेकिन विवाद इस बार किया जा रहा है। आज़ादी के बाद से अब तक ये कैंपेन 13 बार चलाया जा चुका है, 13 बार। आखिरी बार वर्ष 2003 में ये प्रक्रिया हुई थी, और चुनाव आयोग के मुताबिक उस समय भी ये प्रक्रिया 1 महीने में पूरी हो गई थी। हालांकि इसका कोई निर्धारित समय नहीं है, और चुनाव आयोग अपनी जरूरत के मुताबिक वोटरों का वेरिफिकेशन करता रहता है। बिहार के बाद वर्ष 2026 में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और यह संभव है कि इन राज्यों में भी बिहार की तरह वोटर वेरिफिकेशन किया जाए। असम और पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों का मुद्दा पहले से ही कई बार उठाया जा चुका है, और इस वोट बैंक को बचाने के लिए कुछ पार्टियां हमेशा आगे आकर राजनीति करती हैं। बहुत सारी पार्टियों का बिजनेस मॉडल ही यह है कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा घुसपैठिए वोटर बन जाएं, और फिर उनके वोट से वो ये पार्टियां चुनाव जीत जाएं। तो दुष्प्रचार की हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहला दुष्प्रचार यह है कि चुनाव आयोग इसे लेकर अलग अलग आदेश जारी कर रहा है, जबकि सच ये है कि चुनाव आयोग ने इसे लेकर अब तक सिर्फ एक आदेश जारी किया है। जैसा हमने आपको बताया, यह आदेश चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को ही जारी किया था, एक ही आदेश। दूसरा दुष्प्रचार ये कि इसमें सभी मतदाताओं के लिए पहचान पत्र देना अनिवार्य है, जबकि सच ये है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को पहचान पत्र देना है जिनका खुद का नाम या उनके माता पिता का नाम वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। तीसरा दुष्प्रचार ये कि वोटरों का वेरिफिकेशन सिर्फ 1 महीने में कैसे होगा, ये तो बहुत कम समय है। तो चुनाव आयोग ने 2003 में भी ऐसा ही वेरिफिकेशन 1 महीने में पूरा कर दिया था, और चुनाव आयोग खुद इस प्रकार सोशल मीडिया पर आकर ये सारे दुष्प्रचारों का फैक्ट चेक करता जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर बिना दस्तावेज और सत्यापन के फॉर्म भरने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने अपने फैक्ट चेक में यह कहा कि खुद राष्ट्रीय जनता दल ने ही अपने 47,000 से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट्स अपॉइंट कर दिए हैं इस कैंपेन के लिए। तो उन्होंने क्यों किए, और अब तक इस कैंपेन में 4 करोड़ से ज्यादा वोटरों के फॉर्म जमा भी हो चुके हैं। असल में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी इसमें लगी हुई हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वोटरों के फॉर्म जमा नहीं किए गए, उनके वोट नहीं बने, तो नुकसान तो इन पार्टियों को ही होगा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आरोप लगाया कि दबाव बढ़ने के बाद चुनाव आयोग ने विज्ञापन जारी करके कहा कि अब सिर्फ फॉर्म भरना है और कागज दिखाना जरूरी नहीं है। तो चुनाव आयोग ने इसका भी खंडन किया और बताया कि वोटर वेरिफिकेशन कैंपेन के नियमों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी आरोप लगाया कि वोटर वेरिफिकेशन के दौरान वोट का अधिकार
चुनाव आयोग के अधिकारियों की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। इस पर भी जवाब दिया है चुनाव आयोग ने और कहा है कि मतदाता के पास चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ अपील करने का पूरा अधिकार है। अब बड़ा मुद्दा समझिए, हमारे देश में फर्जी लिस्ट हमेशा से बहुत बड़ी समस्या रही है। आपने देखा होगा पेंशन पाने वालों की लिस्ट में ऐसे लोग निकल आते हैं जो मर चुके हैं। इसी तरह राशन कार्ड की लिस्ट में भी धांधलियां पाई जाती हैं। सरकारी योजनाओं में भी लाभार्थियों की फर्जी लिस्ट निकल आती है। संभव है कि वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेताओं और पार्टियों की मदद से घुसपैठिए भी वोटर लिस्ट में शामिल जरूर हो गए होंगे। हमारी वोटर लिस्ट में मिलावट होगी। ऐसा तभी संभव है जब कोई राज्य सरकार घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करना बंद कर दे। इससे पहले कई बार बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के पास पैन कार्ड मिले हैं, राशन कार्ड मिले हैं, आधार कार्ड मिले हैं, वोटर आईडी कार्ड भी मिले हैं। अब ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करने के लिए यह कैंपेन चल रहा है और शायद यही वजह है कि कुछ पार्टियों को यह बात चुभ रही है। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र के नाम पर घुसपैठिए वोट डाल रहे हैं तो यह हमारे सिस्टम की कितनी बड़ी नाकामी है। और चुनाव आयोग का कहना है कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए सबसे अनिवार्य है और इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है वोटर लिस्ट में सिर्फ भारत में रहने वाले लोगों को ही जगह मिले और घुसपैठ को हर हाल में रोकना बहुत जरूरी है। 2016 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में यह बताया था कि भारत में करीब 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी रहते हैं और यह आंकड़ा तो 2016 का है। संभव है कि पिछले 9 सालों में घुसपैठियों की संख्या और भी बढ़ गई हो। अब आप सोचिए, अगर मतदाता सूची में इन्हें जगह मिल गई तो यह देश के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हर शहर में, हर गांव में, हर राज्य में ये कैंपेन चलाने की आवश्यकता है कि हमारे देश में जितने भी घुसपैठिए इस समय रह रहे हैं उन्हें पहले चिन्हित किया जाए और देश से उन्हें बाहर निकाला जाए। ये काम हर देश करता है। आपने देखा होगा अमेरिका भी ये काम कर रहा है। बिहार के कई जिलों में अनुमानित आबादी से ज्यादा आधार कार्ड हैं। इनमें से ज्यादातर जिलों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां पर यह देखने को मिल रहा है। किशनगंज में करीब 68% मुस्लिम आबादी है, वहां 126% आधार कार्ड बन गए। सोचिए, हर 100 लोगों में 126 आधार कार्ड हैं वहां, और यह सबसे बड़ा आंकड़ा है बिहार का। पूर्णिया में 38% मुस्लिम जनसंख्या है और वहां 121% आधार कार्ड है। कटिहार में 44% मुस्लिम आबादी है, वहां 123% आधार कार्ड है। अररिया में 43% मुस्लिम आबादी है, 123% आधार कार्ड है। जहानाबाद में मुस्लिम जनसंख्या करीब 6.5% है, वहां 97% ही आधार कार्ड है। रोहतास में भी 10% मुस्लिम आबादी पर 103% आधार कार्ड है। तो इसका एक जो कनेक्शन है इसे आप समझिए। पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग पर निशाना साधना राहुल गांधी का मनपसंद विषय बन गया है। वो बार बार चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हैं। कभी कहते हैं महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में वोटों की चोरी की गई है, कभी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं, कभी कहते हैं कि ईवीएम ही हैक हो चुकी है। अब बिहार में भी राहुल गांधी यही फॉर्मूला अपना रहे हैं। अब सवाल है कि क्या राहुल गांधी बिहार की राजनीति में साइडलाइन हो चुकी कांग्रेस पार्टी में ये सब करके नई जान फूंक रहे हैं? क्योंकि बिहार में कांग्रेस इस समय आईसीयू में पड़ी हुई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 9.6% वोट मिले थे और 19 सीटें मिली, जबकि वर्ष 2000 में कांग्रेस को 11% वोट मिले और 23 सीटें मिली थी। आखिरी बार वर्ष 1985 में कांग्रेस ने अपने दम पर बिहार में सरकार बनाई थी और उसके बाद से कांग्रेस की राजनीतिक ताकत लगातार घटती चली गई। और आज बिहार पहुंचकर राहुल गांधी बिहार के लोगों के हितों की बात कर रहे हैं। मुंबई में हिंदी बोलने पर बिहार के लोगों को पीटा जा रहा है, लेकिन इस पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे। पटना के बाद राहुल गांधी को असल में मुंबई में जाकर रैली करनी चाहिए और वहां जाकर बिहार के लोगों के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। देश की टॉप 10 भाषाओं की लिस्ट अगर मैं बताऊं आपको तो उसमें हिंदी पहले नंबर पर है, मराठी तीसरे नंबर पर है। हमारे देश में 43% से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलने वालों की संख्या 7% है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर पहले नंबर पर हिंदी 43.6% लोग बोलते हैं, 8% बंगाली बोलते हैं, 6.9% मराठी, 6.7% तेलुगु, 5.7% तमिल बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं 4.5%, उर्दू बोलते हैं 4.2%, कन्नड़ 3.6%, उड़िया 3.1% और मलयालम 2.9% लोग
बोलते हैं। और फिर भी हिंदी लगभग 43.5% लोगों की भाषा है भारत में, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग राज्यों में अब सबसे बड़ी चुनौती इसी हिंदी को मिल रही है।